हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग बीपीएससी का जो हम लोग प्रीलिम्स सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। प्रीलिम्स में आज हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री सेक्शन। इंडस्ट्री से संबंधित प्रीलिम्स में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये इकोनॉमिक्स का हम लोग जो सीरीज चल रहा है उसका एक पार्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता है कि वहाँ का इंडस्ट्रियल सेटअप कैसा है। हमारे यहाँ के अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेटअप जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में काम करता है। मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों का पार्टनरशिप है। पब्लिक का मतलब हो गया जो सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, और एक जो हो गया वो प्राइवेट सेक्टर हो गया जो निजी क्षेत्र हो गया। ये दोनों का मिलके हमारा इकोनॉमिक में हमारा एक कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये अभी हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था इस प्रकार है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए, चूँकि देश नया नया आज़ाद हुआ तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था। तो उसमें जो पहला जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आया था वो आया था 1948 में। कब आया था? 1948 में, 1948 में। किन के द्वारा लाया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ये लाया गया था। इसको माना जाता है कि हमारा पहला इंडस्ट्रियल मतलब पॉलिसी लाया गया था। सेकंड जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया वो लाया गया 1956 में। और उसके बाद में जो हमारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है एक तरह से आया था और बहुत ज़्यादा बदलाव आया था, वो आया था NEP, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। नई अर्थव्यवस्था सुधार नीति जो आया था 1991 में आया था, और ये लाया गया था PV नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के द्वारा। PV नरसिम्हा राव इस सरकार के द्वारा लाया गया था। 1991 में लाया गया था। क्या लाया गया था? नेशनल इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था, नई अर्थव्यवस्था सुधार। इसमें क्या किया गया था? इसमें 3 टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है LPG। ये आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। LPG में L हो गया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया उदारीकरण। दूसरा हो गया प्राइवेटाइजेशन, जिसका मतलब हो गया निजीकरण। और जो G हो गया वो हो गया ग्लोबलाइजेशन, यानी भूमंडलीकरण। तो इसमें क्या है कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में लाया गया तो उसमें सबसे पहला चीज़ यही LPG पर ध्यान दिया गया। LPG का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कि इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है उसके लिए हम अपने यहाँ जो रूल था उस रूल को थोड़ा लिबरल बनाए, थोड़ा सा आसान बनाए। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। तो अब बहुत सारे जो ऐसे जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट थे जो कि उसको अगर डेवलपमेंट करते उसको और इनरिच और भी अच्छा करना चाहते तो उसमें प्राइवेट जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी उसमें जोड़ होना ज़रूरी है। मतलब उस पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी अगर अपना अंशदान करता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है तब इसको और बेहतर है। तो उसको प्राइवेटाइजेशन का भी कंसेप्ट उसमें लाया गया। तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब पहले हमारा था वो क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया कि हमारा अर्थव्यवस्था, हम लोग विदेशों से ज़्यादा हम लोग अर्थव्यवस्था अपना या सामान का लेन देन या फिर हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते थे। बहुत ज़्यादा ट्रेड तो होता ही था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसी कारण इसको कहते थे क्लोज्ड इकोनॉमी। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे रूल थे। उसके बाद में क्या है कि इसके आ गया ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब हो गया कि अब जो है इंडिया आसानी से अपना सामान जो है विदेशों में बेच सकता है और विदेश के सामान भी इंडिया में आने लगा है। तो एक तरह से कहा तो इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है वो शुरू हो गया है। ये आया था जून 1991 में आ गया था LPG, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नई अर्थव्यवस्था का सुधार का जो नीति आया था। अभी देखिए कि कुछ वैसे जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, जिनको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है। बिना लाइसेंस के वो इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं करते। उसमें से 4 इंडस्ट्री मुख्य रूप से हम लोग देखें तो पहला हो गया तंबाकू, सिगरेट, सिगार या फिर और भी तंबाकू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, तो उन सभी के लिए जो है लाइसेंस लेना ज़रूरी है। दूसरा जो देखें वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस, इससे रिलेटेड जो भी अगर कुछ फैक्ट्री एस्टैब्लिश होती है तो वो हर हालत में औद्योगिक लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तीसरा देखें जो डिटोनेटिंग होता है, जिससे कि जो हथियार वगैरह उसको डिफ्यूज करने के लिए होता है, तो डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर।
और उसके साथ साथ जो है नाइट्रोसल्फोज और माचिस। मतलब इसमें कहा जाए तो टोटल वैसे चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है जो विस्फोटक हैं। तो अगर विस्फोटक सामग्री का कोई अगर इंडस्ट्री सेटअप करता है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ठीक है, चौथा हो गया, वो हो गया खतरनाक रसायन। खतरनाक रसायन का मतलब हो गया कुछ वैसा केमिकल जो कि केमिकल वेपन बनाने में या फिर ज़्यादा डैमेज कर सकता है चीज़ों को। तो ऐसे ये जो 5 चीज़ है, ये जो 4 चीज़ है, इसको लिए जो है उद्योगों की सूची में, मैंने उन उद्योग की सूची में इसको रखा गया जो कि औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कुछ हम लोग वैसे इंडस्ट्रीज को भी देखते हैं जो कि वर्तमान में आरक्षित रखा गया है, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। तो कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जिसको कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखा है, जिसमें से पहला जो है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों सिस्टम। उसके अलावा और भी ऐसे कुछ उसके उत्पाद होते हैं जो विखंडन के बाद मिलते हैं, या फिर हम लोग जो उसको यूरेनियम इनरिचमेंट करते हैं, या फिर और भी डिफरेंट सुविधा का परिचालन करते हैं। तो ये जब भी होगा तो ये पब्लिक सेक्टर के द्वारा होगा, मतलब पूरी तरह से इस पर गवर्नमेंट का ही इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब पूरी तरह से सरकारी रहेगा, सार्वजनिक क्षेत्र रहेगा। दूसरा क्षेत्र जो है वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को बोला गया है कि ये जो है हमेशा जो है ये पब्लिक सेक्टर का ही ये यूनिट है। इसमें कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर का मतलब कि सरकारी ही इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन दे दिया है इंडियन रेलवे में। अब एक्सेप्शन जो है वो बहुत सारा डिटेल में दे दिया है। एक्सेप्शन में हो गया जैसे रेलगाड़ी का सेट, या इंजन बनाने का कारखाना, या रेलवे विद्युतीकरण, सिग्नल, यात्री टर्मिनल, या फिर और भी जो रेलवे लाइन साइड बनाना, या फिर उससे रिलेटेड और भी जो अधोसंरचना है, उन सब में जो है निजी भागीदारी हो सकता है। मतलब इसको देखा जाए तो निजी क्षेत्र के लिए कुछ इसका जो रेलवे का सेक्शन है वो खोल दिया गया है। तो अभी मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसे सेक्टर है जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया, सुरक्षित रखा गया है, तो न्यूक्लियर एनर्जी है और इंडियन रेलवे है। हालांकि अभी एक्सेप्शन के साथ इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा अभी प्राइवेटाइजेशन भी अभी शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब अगर हम लोग इसके बाद के अगर हम लोग देखें तो 8 कोर इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग पहले के भी वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कोर इंडस्ट्रीज से अगर क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है कितना कोर इंडस्ट्रीज है। तो अभी जो है इंडिया में टोटल 8 कोर इंडस्ट्री, इसी के आधार पे IIP माने इंडस्ट्रियल इंडेक्स फॉर प्रोडक्शन जो है वो तैयार होता है, सूची तैयार होता है। 8 कोर इंडस्ट्री का जो पहले बेस ईयर था वो था 2004, 2005। अभी जो है बेस ईयर है वो 2011-12 है। तो बेस ईयर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब इस बेस ईयर होता है कि यहाँ के बाद से देखा जाए कि हमारा जो ग्रोथ है कोर इंडस्ट्रीज का किस प्रकार का है। कोर इंडस्ट्री में हम लोग देखेंगे तो मतलब 2012 को इसको माना गया है 100। अब 100 में कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, ये 100% हो गया, मतलब 100 हो गया 2011-12। बेस ईयर का मतलब यही होता है। 8 इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा है? पहला देखे तो हो गया कोल इंडस्ट्री, दूसरा हो गया नेचुरल गैस, तीसरा हो गया रिफाइनरी प्रोडक्ट, चौथा हो गया फर्टिलाइजर, और पांचवा हो गया स्टील यानी इस्पात जिसको हम लोग कहते हैं, छठा हो गया सीमेंट, और सातवां हो गया इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक और है वो है कच्चा तेल, यानी इसको 8वां में आ जाता है कच्चा तेल। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहला देखिए कोयला, फिर हो गया कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये टोटल मिला के ये जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इसमें हम लोग एक MSME जो सेक्शन है, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, इससे रिलेटेड जो गाइडलाइन है उसको हम लोग एक अलग से देख लेंगे ताकि उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर सकें, क्योंकि प्रीलिम्स में वहाँ से भी संभावना है क्वेश्चन पूछी जाती है। अब इसमें एक और जो टर्म आता है वो आता है इकोनॉमिक सेंसस। इकोनॉमिक सेंसस का मतलब हो गया आर्थिक गणना। तो आर्थिक गणना जो है अभी तक जो है टोटल जो है अभी तक 6 बार आर्थिक गणना किया जा चुका है। पहला जो गणना हुआ था, फर्स्ट हुआ था, वो हुआ था 1977 में, माने 1977 में। 6th जो है अभी देखा जाए जो छठा गणना भी शुरू हुआ था ये 2014 में हुआ। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए कि भारत में अभी तक कितना आर्थिक गणना हुआ है, इकोनॉमिक सेंसस हुआ है, पहला कब हुआ था
और अभी रिसेंट में कब हुआ था, जो कि हुआ था 2014 में, जिसमें कि सारे जो इंडस्ट्री हैं, कितना उद्यम है यहाँ पे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितना इंडस्ट्री है, शहरी क्षेत्र में कितना उद्यम है, उद्यम मतलब सभी काम करने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में कितना लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, ये सब के आधार पे पूरा ये कहा जाए तो डाटा निकाला गया था, एक सेंसस निकाला गया था। वो था 2014 में हुआ था इकोनॉमिक सेंसस। अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री वाइज, हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लॉथ इंडस्ट्री के बारे में। इससे प्रीलिम्स में आपको किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा सकता है। क्लॉथ इंडस्ट्री के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं कि ये भारत के कृषि के बाद में, भारत में जो कृषि है, भारत में सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने वाला है वो है एग्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी में इन्वॉल्व हैं। सेकंड जो है वो है क्लॉथ सेंटर, मतलब क्लॉथ इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग। तो एक सेकंड बहुत बड़ा रोजगार देने वाला है। इसके अगर हम लोग उत्पादन की बात करें तो टोटल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें से 14% जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो होता है क्लॉथ का, यानी टोटल इसका जीडीपी में हम लोग देखेंगे, जीडीपी में इसका योगदान जो है क्लॉथ इंडस्ट्री का वो है 4%। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक इंडस्ट्री के रूप में है क्लॉथ इंडस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा रोजगार भी देता है और हमारा 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन इसका है और जीडीपी में भी ये 4% का योगदान देता है। भारत में अगर देखा जाए तो आधुनिक स्तर का जो पहला सूती मिल जो है 1818 में स्थापित किया गया था। पहला सूती मिल कहाँ पे किया गया था, ये किया गया था कोलकाता में। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला आधुनिक सूती मिल जो है वो कोलकाता में किया गया था स्टार्ट 1818 में। उसके बाद में 1854 में जो है ये दूसरा यहाँ पे बम्बई में इसको क्या कहते हैं सूती मिल स्टार्ट किया गया बॉम्बे में। और 1854 के बाद से ये माना जाता है कि कपड़ा मिलों की संख्या लगातार बढ़ती गई और इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी भी संख्या बढ़ती चली गई। तो ये लगातार इस तरह से इसका बढ़ता चला गया। हम लोग देखें देश में पहला वस्त्र पार्क, एक इंडिया में एक वस्त्र पार्क बनाया गया है। तो वस्त्र पार्क की बात करें तो इंडिया का पहला वस्त्र पार्क जो है वो है जिसको हम लोग कहते हैं अपैरल पार्क। तो ये वस्त्र पार्क जो है तिरुपुर में है। तिरुपुर कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तिरुपुर में ये बनाया गया है देश का पहला वस्त्र पार्क। भारत का जो वस्त्र उद्योग है ये मुख्य रूप से जो है कॉटन पर ही निर्भर करता है और कॉटन पर ही आधारित है। और देश में सबसे ज़्यादा जो कपड़ा जो है उसका लगभग 56% जो कपड़ा है वो सूत से ही तैयार होता है, सूत के द्वारा ही बनाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आगे में आयरन एंड स्टील के बारे में। तो आयरन एंड स्टील से प्रीलिम्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आयरन स्टील अगर देखें तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग का जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1870 में हुआ था, जब बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी जो है झरिया के निकट जो है स्थापना किया था। मेजर रूप से देखा जाए तो 1907 में जो है वो जमशेदपुर का जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसको स्थापना किया गया, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किया गया। और इसके बाद में 1919 में जो बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई बर्नपुर में। तो स्टील का कुछ इस तरह से इतिहास रहा है। 1870 में जो है ये लोहा और इस्पात उद्योग का शुरुआत हुआ जब बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी जो है झरिया के निकट कुल्टी में इसको स्थापना किया पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में 1907 में जमशेदपुर में टाटा का जो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ। 1919 में बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ। ठीक है, 1923 में भी भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी का स्थापना हुई थी। तो ये सब देख लीजिएगा। अब हम लोग इसमें जो क्वेश्चन एक और जो पूछा जाता है कि जो लोहा एंड इस्पात का जो उद्योग है उसमें बहुत सारे जो इंडस्ट्री जो सेटअप हुआ था उसमें बहुत सारे देशों का अलग अलग योगदान था। जिसमें देखा जाए तो भिलाई में जो सेटअप किया था, तो भिलाई में जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ ये था सोवियत रूस की सहयोग से। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भिलाई में जो फैक्ट्री बना था आयरन एंड स्टील का तो वो किसके हेल्प से बना था, तो सोवियत रूस के सहायता से बनाया गया था। ये भिलाई वाला हो गया। दुर्गापुर की बात करें, दुर्गापुर आप बताइए कहाँ पे है। दुर्गापुर हो गया हमारा पश्चिम बंगाल में और ये जो है ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, तीसरा देखें तो राउरकेला। अगर हम लोग राउरकेला की बात करें, ये किसकी सहयोग से बनाया गया है, राउरकेला उड़ीसा में हो गया। तो ये बनाया गया था जर्मनी के सहयोग से। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देखेंगे जैसा कि भिलाई में सोवियत रूस के हेल्प से हो गया, दुर्गापुर में हो गया
ब्रिटेन की हेल्प से, जर्मनी की हेल्प से हो गया राउरकेला में। और हम लोग इसको बोकारो की बात करें तो बोकारो जो है वो भी सोवियत रूस के हेल्प से इसको स्थापना किया गया था फैक्ट्री का। और उसके अलावा और भी तमिलनाडु में सलेम, विजयनगर में कर्नाटका और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये सब जगह भी नए नए जो है इस्पात कारखाना का जो है स्थापना किया गया, इस्पात कारखाना का। इसमें एक रिवॉल्यूशन, इसमें बहुत बड़ा बदलाव और चेंजिंग आया तब जब 1974 में 1974 में सेल का स्थापना हुआ। SAIL, सेल मतलब हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ 1974 में। सेल के अधीन में जो है, सेल के अधीन एकीकृत इस्पात संयंत्र की संख्या जो है अब जो है वो 5 हो गया है सेल के अंदर में। इससे रिलेटेड कुछ अगर हम लोग सेल की उपलब्धियां की बात करें, सेल की हम लोग जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कुछ हम लोग उपलब्धियां की बात करें तो उपलब्धियां में सबसे पहला चीज़ देखें कि 2018 में कच्चा इस्पात के उत्पादन में भारत विश्व में, वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे आया था। 2018 की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2018 में कच्चा इस्पात के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान पर लाया था। और स्पॉन्ज आयरन जो होता उसमें पहला स्थान आया था। स्पॉन्ज आयरन में पहला स्थान। तो पूरा विश्व में ये क्या कहते हैं, कच्चा इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान और स्पंज आयरन में पहला स्थान। उसके अलावा देखें तो तैयार इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत जो है, प्रति व्यक्ति खपत अगर हम लोग देखें जो इस्पात तैयार होता है, प्रति व्यक्ति खपत की बात करें तो इसमें भारत विश्व में तीसरा स्थान पे है, थर्ड पोजीशन पे है। अब हम लोग देखते हैं, मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री से भी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना है शुगर इंडस्ट्री के बारे में। तो कृषि उत्पाद पे ये चूँकि हमारा ये एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में देखा जाए तो कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग पहला स्थान पे है। पहला जो है सूती वस्त्र उद्योग है एग्रो बेस्ड में, और दूसरा जो है वो यही शुगर इंडस्ट्री है इंडिया में। तो कृषि उत्पाद पर अगर आधारित उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद में चीनी उद्योग ही ऐसा है जो कि सबसे बड़ा उद्योग है। 2016-17 में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उसको फिर से रिनोवेशन, उसमें कुछ नयापन लाने के लिए 2016-17 को चीनी वर्ष के रूप में इसको मनाया गया था। ठीक है, शुगर ईयर, चीनी वर्ष, इसको चीनी वर्ष के रूप में मनाया गया था। इसका कुछ हम लोग और डाटा देख लें तो भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद में चीनी उत्पादन करने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे पहला ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील एक देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन, वहाँ पर दूसरा स्थान जो है वो हो गया इंडिया। तो भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद में चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीनी खपत की बात करें तो चीनी खपत में विश्व में पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा खपत जो है वो इंडिया ही करता है चीनी का। ठीक है, और सूती वस्त्र के बाद चीनी ही ऐसा दूसरा इंडस्ट्री है जो कि एग्रो बेस्ड है। और देश में चीनी उत्पादन में जो है महाराष्ट्र का पहला माना जाता है। गन्ना उत्पादन में से यूपी आता है, लेकिन चीनी उत्पादन में देखा जाए महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे आता है। देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। अभी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भी चीनी मिल है, 195 चीनी मिल जो है अभी वहाँ पे है अकेले महाराष्ट्र में। यानी देश में चीनी मिलों की संख्या भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। वो कितना है, 195 है। अब हम लोग बात करते हैं कोल इंडस्ट्री के बारे में। कोल इंडस्ट्री यानी हम लोग कहते हैं कोयला उद्योग। कोयला उद्योग के बारे में हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं जो प्रीलिम्स के लिए है। तो ऊर्जा टोटल हमारा, ये चूँकि कोयला क्या है, एनर्जी का एक सेक्टर है। एनर्जी उत्पादन हमारा इससे होता है, कोयला से। टोटल एनर्जी उत्पादन में देखा जाए तो कुल ऊर्जा उपभोग में कोयला का जो आंसर है 67% है। यानी 67% हम लोग कोयला से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और कुल कोयला उत्पादन में देखा जाए तो गैर कुकिंग कोल का लगभग 92% का योगदान है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग कुछ बात करें तो हमारे देश में कोयला उत्पादन क्षेत्र में उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक हो गया पहला कोयला उत्पादन का जो क्षेत्र है हमारे यहाँ, यानी कोल प्रोडक्शन का जो क्षेत्र है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला जो है वो गोंडवाना कोल और दूसरा जो है टर्सरी कोल है। गोंडवाना कोल वाला गोंडवाना का एरिया कौन सा हो गया, अधिकांश कोयला जैसे सोन हो गया, दामोदर,
गोदावरी वाला क्षेत्र हो गया, नदी घाटी हो गया, इसमें से लगभग 98% कोयला जो है वो गोंडवाना से ही प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि गोंडवाना जो हम लोग कोल सेक्टर को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए थे। एक किए थे गोंडवाना एरिया के, एक किए थे टर्सरी क्षेत्र का। तो सबसे ज़्यादा यानी 98% जो है कोल जो है वो गोंडवाना क्षेत्र से आता है, और इसमें मात्र आता है 2% कोयला आता है, जिसमें कि टर्सरी में आ जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में देखा गया है। तो ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पर मात्र 2% है। तो कोल को इस तरह से डिवाइड किया गया। कोयला के किस्म की बात करें तो कोयला के किस्म से भी एक क्वेश्चन पूछा था। कोयला का किस्म का अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं मुख्य रूप से 3 भाग में हम लोग करते हैं। लिग्नाइट, दूसरा हो गया बिटुमिनस, और तीसरा हो गया एंथ्रासाइट। तो ये कोयला का एक किस्म मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो ये 3 मुख्य रूप से जो हम लोग कोयला को हम लोग देखते हैं वो हो गया लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट में 40 से 55%, 40 से लगभग 55% जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है, और कार्बन की मात्रा 40 से 55% ही मात्रा होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसका रंग भूरा हो जाता है, और इसका जो टेम्परेचर या फिर इसका जो पावर कहा जाए, एनर्जी कहा जाए, वो कंपेरेटिवली कम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा वाटर इसमें भी मिक्स होता है, इसके वजह से मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से चूँकि इसमें माना जाता है कि लिग्नाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जल का भी अंश होता है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें धुआं होने की संभावना होती है। किसमें बात कर रहे हैं? लिग्नाइट का। दूसरा बात करें तो वो आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में लगभग 75 से 80% तक कार्बन है। जिसमें ज़्यादा कार्बन रहेगा उसका उतना ही उस सर्वोत्तम किस्म माना जाएगा, उसका फ्यूल उतना ही शार्प होगा, नीला रंग का होगा, और इसका जो है एनर्जी ज़्यादा उसमें मिलेगा। तो लिग्नाइट में देख लीजिए हम लोग, बिटुमिनस को देखें तो इसमें 75 से 80% कार्बन होता है, जिसकी वजह से इसको माना जाता है सेकंड स्टैंडर्ड का कोयला है, और इसका रंग जो है वो काला होता है। इसका रंग काला होता है और अधिक ताप देता है। धुआं कंपेरेटिवली देखा जाए लिग्नाइट्स की तुलना में कम धुआं देता है, और इसमें जो जल का अंश है, चूँकि लिग्नाइट में देख लीजिए ज़्यादा जल का अंश है, तो बिटुमिनस में जो है जल का अंश बहुत कम है, लगभग 20-25% के आसपास में इसमें जल का अंश होता है। अब हम लोग आते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में लगभग 80 से 90% तक कोयला होता है। यानी कहा जाए तो कोयला का सबसे जो बेस्ट है हमारा जो किस्म है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में 80 से 90% तक मतलब इसमें होता है कार्बन की मात्रा, और इस सर्वोत्तम किस्म का है। इसमें ये जो होता है चमकीला काला, इसका जो कलर है ये भी तो काला ही है, लेकिन चमकीला काला है। चमकीला काला रंग जो है, जो कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, सबसे कम धुआं देता है, क्योंकि जल का मात्रा इसमें जो है मात्र 2% के आसपास में, 2 से 5% मान के चलते हैं, 2 से 5% के बीच में इसमें जल का मात्रा। प्रीलिम्स में आपको यही 3 गो से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिएगा। अगर हम लोग कोयला उत्पादन की बात करें तो अलग अलग राज्यों में कोयला का जो भंडार है वो अलग अलग है, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग देख चुके हैं गोंडवाना क्षेत्र में 98% कोयला होता है। तो कोयला उत्पादन में देखा जाए तो अभी नंबर 1 पे जो है सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन करने वाला वो है झारखंड। झारखंड स्टेट जो है सबसे ज़्यादा भी कोयला का भंडार रखे हुए हैं। सेकंड जो स्थान आता है, सेकंड आता है वो आता है उड़ीसा का, और जो थर्ड स्थान जो है वो आता है छत्तीसगढ़। तो ये प्रीलिम्स के लिए है कि सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है मतलब कहाँ पर ये प्रोडक्ट पाया जाता है, तो वो पाया जाता है झारखंड में। इसमें एक और जो टर्म आता है वो आता है कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन आप लोग सब पढ़े होंगे, बहुत चर्चा में भी बीच में रहा था, काफ़ी इस पे न्यूज़ वगैरह भी आता था, जो कि माना जाता है कि एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयला उत्पादन के अगर देखा तो कोयला उत्पादन में आज भारत का जो है विश्व में इसका बहुत अच्छा स्थान है, यानी विश्व में इसका देखा जाए तो चौथा स्थान है। कोयला उत्पादन में इंडिया जो है, कोयला उत्पादन में इंडिया 4th पोजीशन पे है, इंडिया का चौथा स्थान है। और देश का जो कोयला उद्योग है ये लगभग 800 करोड़ का इसमें पूंजी इसमें समाहित है। ठीक है, अब इसमें कोल बेड मीथेन की बात करें तो देश में सबसे पहला जो कोल बेड मीथेन जिसको हम लोग कहते हैं CBM, तो पहला जो कोल बेड मीथेन है इसका कॉमर्शियल रूप से यानी इसको
बेचने के लिए कॉमर्शियल रूप से उत्पादन करने वाला जो कंपनी था वो था वाईके मोदी ग्रुप का था ईस्टर्न एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ईस्टर्न एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके द्वारा पहली बार कॉमर्शियल रूप से स्टार्ट किया गया था और जिसको वाणिज्यिक स्तर पर जो है बिक्री जो है 14 जुलाई 2007 से इसको स्टार्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ देखा जाए तो कोल बेड मीथेन का उत्पादन करने वाला भारत जो है विश्व का 8वां स्थान है। तो विश्व का 8वां देश है जो कि कोल बेड मीथेन को ये उत्पादन करता है और इसका इस्तेमाल करता है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सिल्क के बारे में। तो सिल्क इंडस्ट्री की बात करें तो सिल्क रेशम उद्योग जो है ये आज से नहीं है, बहुत इसका इतिहास है। आदिकाल से ही रेशम का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, एक प्रमुख उद्योग के रूप में डेवलप हुआ है। भारतीय रेशम जो भारत में जो रेशम है उसमें सभी जो जितना भी हमारा कॉमर्शियल जो किस्म है, टोटल 5 किस्म माना जाता है रेशम के लिए। तो 5 किस्म जो है माना जाता है कि भारत में पाया जाता है। ठीक है, भारत में 5 किस्म पाया जाता है, जिसमें कि हो गया मलबरी, हो गया उसके बाद में ट्रॉपिकल टसर, ओक और फिर इरी और मूंगा। ये आप लोग पढ़े होंगे। और ये 5 जो किस्म है, हम लोग अगर इसको भागलपुर में देखें तो भागलपुर में 5 किस्म पाया जाता है। तो सिल्क का जो 5 किस्म है कौन है? मलबरी, टसर और इरी, मूंगा, ओक। तो ये 5 है। इसको हम लोग देखें तो भारत विश्व में जो टोटल जो रेशम का उत्पादन होता है उसमें 18% भारत का योगदान होता है। यानी विश्व में जो टोटल रेशम का उत्पादन होता है उसमें 18% जो भारत योगदान करता है। कच्चा रेशम का जो उत्पादन होता है, कच्चा रेशम की बात करें तो कच्चा रेशम का उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है चीन का और दूसरा स्थान अभी जो है वो हो गया भारत का। यानी भारत कच्चे रेशम का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। चीन इसलिए बना है क्योंकि इसको माना जाता है इसका ओरिजिन चीन रहा। चीन के बाद भारत उत्पन्न करने वाला है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कुल रेशम उत्पादन का 18% भारत का योगदान है। इसमें से 5 राज्य जो है जो रेशम को उत्पादन करते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। इसमें देखा जाए तो टोटल अकेले जो कर्नाटक जो है यही लगभग जो है अकेले सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो कुल रेशम उत्पादन का लगभग आधा से भी ज़्यादा भाग जो है कर्नाटक अकेले उत्पादन करता है। अगर हम लोग रेशम के बारे में पूछे तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? वो होता है कर्नाटक में। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स का हम लोग मैनेजमेंट सेक्शन को एक हम लोग इंडस्ट्री का सेक्शन का उसको हम लोग देख लिए। इसके बारे में हम लोग और भी हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके बाद में हम लोग इसको डिटेल में भी हम लोग आगे जाएंगे। इसके बाद का हम लोग अगला सेक्शन हो गया मनी एंड बैंकिंग होगा, जिसकी मनी एंड बैंकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग अच्छे से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे स्टूडेंट को फंसने की ज़्यादा संभावना होती है। तो हम लोग मनी एंड बैंकिंग एंड मुद्रा एंड बैंकिंग का हम लोग अगला लेसन में देखेंगे। ओके।